प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने नीति शास्त्र को शुरू किया था और नीति शास्त्र का परिचय दिया था और हमने आज बोला था कि आज हम भ्रष्टाचार को चालू करने वाले हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार जो कि 2020 के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 4 में दिया गया है और पुराने सिलेबस में 6 नंबर पर है। ठीक है, 2019 के अंदर ये भ्रष्टाचार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कल की क्लास का जो हमने नीति शास्त्र की परिभाषा दी थी उस पर एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं क्या थी। तो नीति शास्त्र ऐसे सामान्य सिद्धांतों का विवेचन या संलग्न होता है जिसके आधार पर हम मानव क्रियाओं एवं उसके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं। यहाँ तक तो आपको कल समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो जाके कल की क्लास देख लें यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे जाके। ठीक है, तो आज हम जो चालू करने वाले हैं भ्रष्टाचार, करप्शन। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इस भ्रष्टाचार और करप्शन को, सबसे पहले ये जान लें हम भ्रष्टाचार क्या है, पहला बिंदु ये पढ़ेंगे। उसके बाद भ्रष्टाचार के प्रकार क्या है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है, भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय, मतलब भ्रष्टाचार को खत्म या कम करने के क्या क्या उपाय हैं उस पर चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की घोषणा रवैया को भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में भ्रष्टाचार के मापन, मतलब भ्रष्टाचार को किस तरीके से मापा जाता है, ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको जो लिखे हैं 2014, मतलब ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2016-18 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 14-18, 17-18 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से ये प्रश्न भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय ये 8 बार पूछा जा चुका है अभी तक। 3 बार इस तरीके से पूछा गया है कि भ्रष्टाचार को अल्पमत करने का उपाय बताएं। एक बार इस तरीके से पूछा गया कि समाज के द्वारा किस तरीके से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, अल्पमत किया जा सकता है। सूचना तंत्र किस तरीके से भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में सहयोग, ठीक है, विसल ब्लोअर की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में। तो ये प्रश्न हमने लिख भी दिए कि मेंस जो आपके कौन कौन से ईयर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्यतः यहाँ से यहाँ तक आज की क्लास रहेगी, पहली क्लास हमारी। ठीक है, पहली क्लास रहेगी भ्रष्टाचार क्या है, इस पे हम बात करने वाले हैं। भ्रष्टाचार के प्रकार क्या है, ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है और भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है, इस पे हम बात करेंगे। एक दिन हम पूरा इस पे लेंगे, सेकंड डे, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है ये, इससे एक प्रश्न आते ही आता है। ठीक है, 8 बार पूछा गया। 2014 से 2018 के पेपर देखे मैंने, पुराने पेपरों की बात ही नहीं की है। 2014 से लेकर 2018 के पेपर में 8 बार आ चुका है भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, और भ्रष्टाचार की राष्ट्र संघ की घोषणा और ये अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मापन, ये हम तीसरी क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये तो हुआ भ्रष्टाचार को जो टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, किस तरीके से खत्म करेंगे उसका ये योजना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम चलने वाले हैं भ्रष्टाचार क्या है। ठीक है, भ्रष्टाचार क्या है, सब लोग नोट कर लें एक बार कॉपी में किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे अभी तक आए हुए। ठीक है, हम सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचार, अर्थात जिसके व्यवहार, जिसका चाल चलन, जिसके आचरण भ्रष्ट हो, खराब हो, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। खराब चाल चलन, खराब व्यवहार और खराब आचरण को ही भ्रष्टाचार बोलते हैं। ठीक है, ये तो भी संधि विच्छेद करके हमने बात की। ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं। हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर चलते सीधा सीधा। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या है। तो भ्रष्टाचार की डेफिनेशन है किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी सत्ता, सार्वजनिक पद या स्थिति का दुरुपयोग करके आर्थिक लाभ या अन्य प्रकार के लाभ उठाने को ही भ्रष्टाचार कहते हैं। समझ गए? तो भ्रष्टाचार की परिभाषा हम लिख देते हैं यहाँ पे, भ्रष्टाचार की परिभाषा। किसी लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी द्वारा
ठीक है, सार्वजनिक सत्ता पद या स्थिति का दुरुपयोग करके, क्या करके, दुरुपयोग, आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के लाभ अर्जित करना कि भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हुए डेफिनेशन आपको खुद समझ आई होगी। जब भी भ्रष्टाचार के ऊपर कोई प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, चाहे भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय है, चाहे भ्रष्टाचार के कारण, चाहे भ्रष्टाचार के प्रभाव, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 लाइन में, 6 नंबर में बता रहा हूं, और जो 20 नंबर में आने वाला है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं 2020 में। तो सबसे पहले आपको 2 पंक्ति में भ्रष्टाचार की डेफिनेशन देना है, और 2 पंक्ति में जब डेफिनेशन देने के बाद फिर आप आओगे जो प्रश्न में पूछा गया, मतलब जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि भ्रष्टाचार को अल्प मत करने के उपाय बताएं, तो सबसे पहले आप 2 पंक्तियों में भ्रष्टाचार की डेफिनेशन देंगे जो हमने लिखा है। ठीक है, आप लिख लें। उसके बाद फिर आएंगे आप भ्रष्टाचार को अल्प मत करने के उपाय, वो समझाएंगे, फिर एक डिस्कस देंगे। ठीक है, तो किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक सत्ता पद या स्थिति का दुरुपयोग करके आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के लाभ अर्जित करना भ्रष्टाचार है। ये हो गई अपनी अंडरलाइन करने का तरीका, समझ गए? ठीक है, अब हम अगले उस पर चलने वाले हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकार क्या हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या हैं, तो भ्रष्टाचार के प्रकारों पे हम बात करने वाले हैं। भ्रष्टाचार के प्रकार, ठीक है, तो प्रकार यहां पे हम भ्रष्टाचार के देखेंगे 2 तरीके से। एक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके द्वारा 27 प्रकार के भ्रष्टाचार की बात की गई, 27 प्रकार के भ्रष्टाचार की बात की गई है। ठीक है, और एक है अपना अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता, मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके द्वारा 2 प्रकार की गई है। ठीक है, 2 प्रकार कौन से हैं? कानून संगत भ्रष्टाचार, और यह है कानून विरोधी भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, और प्रकार में हम देख रहे हैं किस तरीके से इसके प्रकार हैं। सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा इसको 27 प्रकार के भ्रष्टाचारों की बात की गई है। ठीक है, 27 प्रकार को हमको नहीं पढ़ना है, हमको 5-6 प्रकार याद करके रखना है जो हम परीक्षा में लिख सकते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता द्वारा भी भ्रष्टाचार को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक कानून संगत भ्रष्टाचार और कानून विरोधी भ्रष्टाचार। कानून संगत भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार होते हैं जिसमें आप कानून के साथ रिश्वत लेके भ्रष्टाचार करते हो, मतलब कानून के साथ रिश्वत लेके भ्रष्टाचार करते हो। कानून विरोधी भ्रष्टाचार वैसे होते हैं जो उसमें आप कानून विरोधी कार्य करने के लिए रिश्वत देते हैं। समझ गए इन दोनों में डिफरेंस? इसमें कानून को साथ लेकर जो भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत देते हैं, इसको कानून संगत भ्रष्टाचार बोलते हैं। और कानून के विरोध में कोई रिश्वत देकर कार्य करवाना है तो उसको बोलते हैं कानून विरोधी भ्रष्टाचार। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग में 27 प्रकार के भ्रष्टाचार की बात की गई है। ठीक है, इसमें हम 5 याद करेंगे, पढ़ लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग भी साथ साथ में बताता जाता हूँ। ठीक है, सार्वजनिक सत्ता का दुरुपयोग करना, ये भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, पदोन्नति, भर्ती
चयन प्रक्रिया में धन लेना, ये भी भ्रष्टाचार का प्रकार बताया उन्होंने। ठीक है, जरूरत से ज्यादा आय रखना, मतलब जितनी तुम्हारी आय है नहीं उससे ज्यादा आप आय रखते हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया में परिवारवाद या भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, 4 तो हमने पढ़ ली। सार्वजनिक सत्ता का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। पदोन्नति, भर्ती, चयन प्रक्रिया में धन लेना, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जरूरत से ज्यादा धन या आय अपने पास रखना। आपकी मान लो आपका वेतन है 30,000 रुपए महीने का। ठीक है, आप 10 साल से जॉब कर रहे हो, आपने कितना कमा लिया होगा? 20 से 25 लाख रुपए, और आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, मतलब आप भ्रष्ट हो क्योंकि आपने इतना कमाया नहीं, उससे ज्यादा आपके पास है। ठीक है, तो ये भी भ्रष्टाचार की है। चयन प्रक्रिया में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, मतलब आप एक ऑफिसर हो, लोक सेवक हो, आपके पास चयन प्रक्रिया का एक दायित्व दिया गया है, तो आप उसमें अपने परिवार वाले लोगों को या अपने भाई भतीजे वाले लोगों को जॉब दो, तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, पांचवा है, मान लो मैं लोक सेवक हूं, ठीक है, और मैं अपने खुद के पद को व्यक्तित्व मतलब ऐसे सार्वजनिक तौर पे प्रयोग कर रहा हूं। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। एक तो होता है मेरा पद, मेरे ऑफिस और मेरा पद, मेरा जो पद है उसकी मैं दायित्व निभाऊं। एक होता है मैं अपने पद का गलत दुरुपयोग करूं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। इस तरीके से 5 ये प्रकार आप याद कर लो, बहुत है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए भ्रष्टाचार के प्रकार क्या है, तो आप दोनों अच्छे तरीके से ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे। ठीक है, उसमें ये बता देना कानून संगत भ्रष्टाचार, मतलब कानून के साथ जो रिश्वत देके कानून के साथ जो कार्य किया जाता है वो कानून संगत भ्रष्टाचार होता है। वो कानून विरोधी, कानून के विरोध में अगर रिश्वत देके कोई कार्य कराया जाए तो कानून विरोधी भ्रष्टाचार होता है। तो ये दोनों आप समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 27 प्रकार के भ्रष्टाचार, इसका विवरण कर लें। उसमें आप मुख्यतः लिख दें प्रमुख 5 आप ये बता दें। ठीक, ये इस तरीके से ड्राफ्टिंग करना है। ठीक, प्रकार में यहाँ पे आप प्रकार लिख देना। ठीक है, ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भ्रष्टाचार की डेफिनेशन पता हो गई होगी, भ्रष्टाचार के प्रकार पूरी तरीके से पता हो गए होंगे। तो ये अपन ने 2014 में भ्रष्टाचार की डेफिनेशन पूछी गई थी, ये पूरा कर लिया। उसके बाद 2 बार शायद ये पूछा गया है, ये भी अपन ने पूरा कर लिया, भ्रष्टाचार के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण क्या है। भ्रष्टाचार के क्या कारण है? भ्रष्टाचार के कारण बहुत हैं, उन पर हम नजर डालेंगे अभी। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण देखेंगे। पहले तो हम जान लेंगे भ्रष्टाचार के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, कारण, तो भ्रष्टाचार के कारण हैं राजनीतिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण, ऐसी ड्राफ्टिंग करना है आपको, इस तरीके से लिखना सीखना है। ठीक है, आर्थिक कारण, ठीक है, प्रशासनिक कारण, वैधानिक कारण, वैधानिक कारण। 5 तरीके के कारण हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक कारण क्या है, तो आप सिर्फ सामाजिक कारण के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए राजनीतिक कारण क्या है, तो आप सिर्फ राजनीतिक कारण के बारे में बताएंगे। ये प्रश्न भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आपसे पूछा जाए आर्थिक कारण क्या है, तो आप आर्थिक कारण के बारे में बताएंगे। यार आपसे सीधा पूछा जाए कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो आप सबके 5 पॉइंटों को इसके अंदर 2 तो 3 पॉइंट डाल के प्रश्न को खत्म कर दें, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण क्या है। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे। तो भ्रष्टाचार के जो राजनीतिक कारण बहुत बड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रशासन होता है, आप लोक सेवक बन के जाएंगे या प्रशासन होगा, उसमें आप पूरा जो कार्य करेंगे वो राजनीतिक और राजनेताओं के दायित्व के अंदर ही करने वाले हैं। ठीक है,
तो इसके कारण जो प्रशासन होता है वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे में राजनेता अगर भ्रष्टाचार से लिप्त है तो प्रशासन तो हो ही जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब राजनेता चुनाव से पहले अधिक राशि का खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए, बाद में जब वो चयनित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, चयन होने के बाद उन्हीं पैसों को अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, ऐसे में राजनीतिक कारण एक ये भी हो गया। ठीक है, 2 राजनीतिक कारण। तीसरा राजनीतिक कारण ये है कि राजनीतिक नेताओं या राजनीतिक पार्टियों में, ठीक है, भ्रष्टाचार संबंधित कानूनों, भ्रष्टाचार संबंधित सोच की, इन चीजों की अभाव है। इसके कारण ये लोग भ्रष्टाचार में अधिक लिप्त हो जाते हैं और इस तरीके की इनको जागरूकता भी नहीं मिलती। संसद भवन में कभी भी इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं रखा जाता या इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे कोई प्रोग्राम नहीं रखा जाता जहां नेता को बताया जाए कि आप भ्रष्टाचार ना करें। ठीक है, कानून बनाने से भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला। कि आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बना दिया, इससे हम खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार, इससे खत्म नहीं होगा जब तक आप प्रत्येक संसद भवन में या प्रत्येक नेताओं को आप ये नहीं बताएंगे कि भ्रष्टाचार गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। ठीक है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। तो राजनीतिक कारण तो ये रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले राजनीतिक कारण को लिख लेते हैं राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो राजनीतिक कारण हम देखने वाले हैं। कौन से कारण देखने वाले हैं? राजनीतिक कारण। ठीक है, पहला राजनीतिक कारण जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रशासन शासन के नेतृत्व में कार्य करता है। ऐसे में अगर राजनेता भ्रष्टाचार करते हैं तो प्रशासन भी भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। ठीक है, चुनाव से पहले अधिक आर्थिक व्यय करके राजनेता चुनाव उपरांत उसकी भरपाई के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट भ्रष्टाचार विरोधी ठीक है, राजनेता या शासन में भ्रष्टाचार विरोधी विचारधारा का अभाव, ये हमने पढ़ा राजनीतिक कारण कौन से हैं। ठीक है, प्रशासन शासन की नेतृत्व में कार्य करता है। ऐसे में अगर राजनेता भ्रष्टाचार करते हैं तो प्रशासन भी भ्रष्टाचार करने लगता है। ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, चुनाव से पहले क्या होता है, राजनेता आर्थिक व्यय ज्यादा करते हैं जीतने के लिए। उसके बाद जब चुनाव वो जीत जाते हैं उसके उपरांत वो क्या करते हैं, इसकी भरपाई के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे में ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ठीक है, राजनेता और शासन में क्या होता है, भ्रष्टाचार विरोधी जो कानून है, जो सोच है, जो विचारधारा है, इसका क्या अभाव रहता है। इस कारण ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देते हैं। सिर्फ उनको रहता है कि यहाँ पर ये जीत के आएंगे और माल खाएंगे। ठीक है, उनका ये सोच रहती है। ठीक है, ये तो हुए राजनीतिक कारण, हमने इस पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स भी बनाते जा रहे होगे आप, प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, प्रॉपर। ठीक है, अब हम सामाजिक कारणों की बात करने वाले हैं। कौन से कारणों की बात करने हैं? सामाजिक कारण। ठीक है, वो ड्राफ्टिंग। ठीक है, सबसे पहले
सामाजिक कारण में कौन कौन से कारण होंगे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं? सामाजिक कारण में सबसे पहला कारण है कि समाज में व्याप्त ऐसी प्रथाएं या कुप्रथाएं जिसके कारण समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसे उदाहरण दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में क्या होता है कि एक बाप को एक बेटी के ब्याह के समय पैसा देना पड़ता है। ऐसे में अगर वो बाप किसी प्रशासनिक जॉब या लोक सेवक में कार्य कर रहा हो या सार्वजनिक सत्ता पर बैठा हो तो भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, समाज में जिन लोगों को समाज में क्या हो गया, आजकल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल गया है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, लोग उनके पास ज्यादा जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में दूसरे लोग भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला कारण तो यही हो गया, समाज में व्याप्त कुप्रथाएं के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप कुप्रथाएं कर दो। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो ठीक, उदाहरण दे दो एक, बहुत अच्छा हो जाएगा ये। उदाहरण आपने क्या दे दिया, दहेज प्रथा। क्या दे दिया, दहेज प्रथा। ठीक है, दूसरा, भ्रष्टाचार को समाज में स्वीकृति प्रदान होना। क्या प्रदान होना, स्वीकृति प्रदान होना। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, दो कारण तो ये हो गया। ठीक है, समाज में व्याप्त प्रथाओं के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तीसरा कारण, समाज में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों, नियमों, योजनाओं आदि के प्रति जानकारी न होना, या फिर कह सकते हैं लोग जागरूक नहीं है। ठीक है, उदाहरण इसमें देंगे हम, उदाहरण आपने ले लिया आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण समझ में आए गए होंगे आपको, चलिए इसको समाज में स्वीकृति डाल दो। ठीक है, समाज में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों, योजनाओं का जानकारी न होना। ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिक कारण। ठीक है, अगले हम चलने वाले हैं आर्थिक कारणों की तरफ, कि भ्रष्टाचार के आर्थिक कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सब नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ड्राफ्टिंग करते जाएं। मैंने शुरू में आपको लिखा दिया था कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70% पेपर रिपीट होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो लिखाया था उसको भी नोट कर लें, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उस पर भी टिक मारते हैं। ठीक है, अगला चल रहा है आर्थिक कारण। कौन से कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण ये है कि समाज में या बाजार में स्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। ऐसे बाजार में स्पर्धा बढ़ने के कारण क्या होता है कि लोग भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देते हैं। उनने स्पर्धा है, उनने लाइसेंस बनवाने के लिए तुमको पैसे दे दिया, हम भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार पनपता है, और इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है, या फिर ऐसा प्रभावी कानून नहीं है, जागरूक ही नहीं है लोग कि इन पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गया आपका, वो हो गया कि बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होना। एक आर्थिक कारण ये हो गया। दूसरा आर्थिक कारण, लोक सेवक या सार्वजनिक सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास उनका जो कार्य है उससे ज्यादा उनके पास बोझ होता है। ऐसे बोझ होने के कारण वो क्या करते हैं, अपने ओवर टाइम ड्यूटी भी करते हैं, और ऐसे ओवर टाइम ड्यूटी में फिर वो सोचते हैं कि हमारा जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। ऐसे में वो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, ये गलत है लेकिन ठीक है, समय से ज्यादा लोक सेवक या सरकारी कर्मचारियों का कार्य करना भ्रष्टाचार के लिए
उन्हें प्रेरित करता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक कारण ये है कि समाज में, जो पॉइंट हमने सामाजिक में डाला था इसमें भी डालने वाले हैं। ठीक है। आर्थिक स्थिति के कारण समाज में अधिक मान होगा। ठीक है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो समाज में आपका अधिक नाम है। आज की स्थिति ऐसी है, जिस राजनेता आप चले जाओ, व्यापारियों के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, उनकी आज बहुत मांग है समाज में। ठीक है। तो इन्हीं मांगों के कारण क्या होता है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो पहले अच्छे से काम करते हैं वो बाद में बड़ा होने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसमें इनका सहयोग कौन देता है? सहयोग देता है प्रशासन, सहयोग देता है शासन, क्योंकि राजनेता भी कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे क्रीम खाने के लिए। ठीक है। ये हुआ आपके आर्थिक कारण। ठीक है। बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होना, अंडरलाइन कर लो, लोग समय में लोक सेवक सरकारी कर्मचारियों को कार्य करना समय से ज्यादा। ठीक है। और समाज में अधिक मान होना। ठीक है। ये हो गया आपके आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हमने पढ़ लिए हैं। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं उस पर हम नजर डालेंगे। ठीक है। तो प्रशासनिक कारण में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया आपका, जो आप पहले पॉइंट नोट करके आए थे, बिंदु वही वाला बिंदु आया है कि समय से अधिक बोझ होना कार्य करने का। ज्यादा आपका जो आपका कार्य है उससे अधिक बोझ है आप पे कार्य करने का। ठीक है। इसमें आपको ज्यादा समय देना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें आपको प्रेरित करती हैं भ्रष्टाचार को। ठीक है। ठीक है। दूसरा बिंदु, लोक सेवक के अंदर जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके ये सब सिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को लोक सेवक बनने के बाद भी, कुछ लोग लोक सेवक बनने के बाद भी अपने नैतिक मूल्य खो बैठते हैं। नैतिक मूल्य का अभाव होना किसमें? लोक सेवक में। लोक सेवक में नैतिक मूल्यों का अभाव होगा तो वो भ्रष्टाचार करेगा। ठीक है। समय से ज्यादा कार्य करना। ठीक है। और तीसरा, उच्च पदाधिकारियों का बोझ होना। आपका कोई उच्च ऑफिसर है, ठीक है, सबसे बड़ा ऑफिसर है, अगर वो भ्रष्टाचार करने के लिए बोलता है, आपको दबाव डालता है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये हुए आपके प्रशासनिक कारण। ठीक है। हमने अभी तक कौन कौन से कारण पढ़ लिए बताओ? हमने सबसे पहले पढ़ा था राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, फिर आर्थिक कारण, और फिर अभी हमने पढ़ा है प्रशासनिक कारण भ्रष्टाचार के। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम वैधानिक कारण। ठीक है। वैधानिक कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो वैधानिक कारण कौन कौन से हैं? पहला, अनुच्छेद 310 और 311 लोक सेवक के लिए सुरक्षक कवच का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ठीक है। जिसके कारण ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब अनुच्छेद 310 और 311 है क्या, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 310 ये बोलता है
कि जो भी लोक सेवक केंद्र यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुए हैं उनको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, और जो लोक सेवक राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुए उनको सिर्फ राज्यपाल ही हटा सकता है। तो ऐसे में इनको क्या है, ये जो अनुच्छेद है 310 इनके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अनुच्छेद 311 बोलता है कि कोई भी ऑफिसर का जो उच्च पदाधिकारी होगा, मतलब कुछ जो हाई लेवल का ऑफिसर होगा, तो वो किसी भी ऑफिसर को हटा नहीं सकता। ठीक है, नीचे वाले को, ये 311 बोलता है। तो ऐसे में 310 और 311 जो अनुच्छेद है ना, वो क्या करते हैं, लोक सेवक का सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये डरते नहीं है फिर, और ये डरते नहीं है तो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे ही। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी आरोप में न्यायालय में पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में उसको तुरंत न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, कि उसको तुरंत फांसी दे दी जाए या तुरंत उसका जो भी सजा है वो दे दी जाए। तो ऐसे में क्या होता है, लंबित जो न्याय होते हैं, लंबित न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, लंबित न्यायिक प्रक्रिया क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कि अभी जो केस है 1 साल में उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन उसको सजा दे रहे हैं 30 साल में। ऐसे में क्या कर रहा है, और लोग भी है, उनको डर ही नहीं है कि सजा तो होगी नहीं, 30 साल में नहीं होगी, 20 साल में होगी, 30 साल तक हम जिंदा ही रहेंगे नहीं, तब तक हमें सजा ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे में और लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, ठीक है, ऐसे अन्य कानूनों को, ठीक है, जैसे आरटीआई आया आपका, और भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वगैरह, ऐसे अन्य कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, आरटीआई एवं अन्य भ्रष्टाचार निवारण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये वैधानिक कारण भी हो गए। ठीक है, अब हम अंतिम में चलने वाले भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या होंगे। अगर प्रश्न ऐसा आता है, इसी में हम प्रश्न पे भी चले जाते हैं सबसे पहले, कि प्रश्न ऐसा आता है कि भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण क्या है, तो आप सिर्फ सामाजिक कारण बताएंगे, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे करेंगे सवाल, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं कि भ्रष्टाचार के कारण पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न आया आपके सामने, भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण क्या है, बताएं। ठीक है, ये है प्रश्न। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में 2 से 3 लाइन में भ्रष्टाचार की डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन या परिभाषा देने वाले। ठीक है, और जब यहाँ पे परिभाषा देने के बाद फिर क्या करेंगे, भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण लिखेंगे। तो हम एक ड्राफ्टिंग करेंगे, सामाजिक कारण। ठीक है, जो हमने 3 सामाजिक कारण बताए थे या 4 बताए थे, उनको आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके उनके अंदर लिख के भी समझा देंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, 4 बिंदु, और नीचे एक निष्कर्ष डाल देंगे, निष्कर्ष 2 से 3 लाइन का। ये आपका हो गया लिखने का तरीका। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार के सिर्फ कारण बताएं, क्या बताएं, कारण बताएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में अगर आपको 6 में से 5 नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आपको भ्रष्टाचार की डेफिनेशन लिखी, परिभाषा लिखी आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां पर लिखे राजनीतिक कारण, एक 2 लिख दिए। फिर आप लिखेंगे आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण भी यही समझा दिए। फिर आप लिखेंगे यहीं पर सामाजिक कारण, वो भी आपने 2 समझा दिए। ऐसे करके आप 3 या 4 कारण लिख के नीचे निष्कर्ष लिख दें, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने इस तरीके से किया। ठीक है, अगर प्रश्न इसी तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है।
भ्रष्टाचार के प्रभाव पे हम जाने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार के प्रभाव हेडिंग डाल लो। बाधा है भ्रष्टाचार के कौन कौन से प्रभाव होंगे। भ्रष्टाचार अगर किसी देश में होगा तो वो क्या विकासशील देश विकास कर सकता है? कभी वो विकसित देश बन सकता है कि भारत कभी विकसित देश बन सकता है? आप कुछ सोचें। भारत कहाँ है? भारत यहाँ है। ठीक है, और अपन को जाना है यहाँ पे। क्या भारत यहाँ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं योजना पे, 900 करोड़ रुपए खा जाते हैं। ऐसे में भारत विकासशील से क्या विकसित देश बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रभाव में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भ्रष्टाचार के प्रभाव। पहला प्रभाव, विकास में बाधा है। ये भ्रष्टाचार विकास में बाधा है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। भ्रष्टाचार के कारण न्याय में कमी हो जाती है, लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता, न्याय में कमी। तीसरा, अविश्वास का पैदा होना। अविश्वास का पैदा होना। भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, जैसे कोई प्रशासन या लोक सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ऐसे में क्या होगा, जनता में उस लोक सेवक के प्रति क्या होगा, जनता में उस लोक सेवक के प्रति क्या होगा, गुस्सा होगा। जनता उस लोक सेवक को ईमानदार नहीं समझेगी और उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसे में अविश्वास का पैदा होना। ठीक है। चौथा, सेवा में गुणवत्ता का अभाव। सेवा में गुणवत्ता का, अगर कोई लोक सेवक या फिर कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या राजनेता ही मान लो, अगर भ्रष्टाचार करता है, क्या वो अपनी सेवा में गुणवत्ता रहेगी? उसकी सेवा में क्या वो उचित तरीके से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इसका एक और प्रभाव है कि सेवा में गुणवत्ता का अभाव आ जाता है। ठीक है, एक और है जिसमें ये है, लोगों में आय विषमता पैदा हो जाती है। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण किसी के पास अधिक पैसे चले जाते हैं। मान लो कल मेरे पास मनरेगा के लिए पैसा आया, 100 गरीबों में मुझे पैसा बांटना है मनरेगा कार्य करवा के, लेकिन मैंने खा लिया, 10 को दिया, ठीक है, बाकी 90 को नहीं दिया। तो ऐसे में 10 के पास पैसा पहुंच गया, 90 को नहीं मिला और मेरे को तो और अधिक मिल गया। तो ऐसे में सबके पास आय विषमता है, सबके जो समान आय होना चाहिए, जो हम कंसेप्ट चाहते हैं आज देश में, सबके पास समान आय होना चाहिए, वो नहीं। तो ऐसे में तो इस आय विषमता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के प्रभाव हो गए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले एक बार जरूर देख लेते हैं। ठीक है, हमने आज पढ़ा है भ्रष्टाचार क्या होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या हैं, भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं और भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं। ठीक है, तो भ्रष्टाचार क्या होता है, किसी लोक सेवक या सार्वजनिक सत्ता पर बैठे व्यक्ति द्वारा, ठीक है, उस सत्ता, पद या फिर उस स्थिति का दुरुपयोग करके आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के लाभ अर्जित करना ही भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिया। कल हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय। भ्रष्टाचार ये पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, 8 बार आया ये अभी तक, 2014 से लेकर 2018 जो पेपर हुए उसमें 8 बार पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कल सिर्फ इसी पे चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेरी पढ़ाने में दिक्कत है, जो भी है आपको, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।